अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बस के साथ मैं हूं वसीम लियाकत। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने तीसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कप्तान शान मसूद की क़यादत में 11 खिलाड़ियों का ऐलान हुआ। कौन हुआ ड्रॉप और कौन टीम में जगह बनाने में कामयाब हुआ? सबसे पहले अगर बात की जाए ओपनर्स की तो साइम अयूब को मौका मिलेगा। पहले टेस्ट में उनको मौका ना मिल सका, दूसरे टेस्ट में उनको मौका ना मिल सका और अब तीसरे टेस्ट में साइम अयूब को मौका मिलेगा। अगर बात की जाए साइम अयूब के साथ पार्टनर की तो वहां पर मौजूद है अब्दुल्ला शफीक के साथ तीसरे नंबर पे मौजूद होंगे शान मसूद, फिर बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हसन अली, आमिर जमाल और मीर हमजा के साथ साजिद अली भी टीम पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। दो तब्दीलियां की गई। एक तब्दीली यह है कि ओपनर इमाम उल हक को ड्रॉप किया गया, उनकी जगह साइम अयूब को टीम में शामिल किया गया। दूसरी तब्दीली की अगर बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दी गई है और उनकी जगह साजिद खान को टीम में शामिल किया गया। अगर बात की जाए साजिद खान की तो साजिद खान के हवाले से आप सबको पता है वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं, लेकिन सिडनी टेस्ट में उनकी जो कंडीशंस हैं सिडनी के हवाले से वहां पे साजिद खान सूदमंद साबित हो सकते थे, इस वजह से टीम में उनको इंक्लूड किया गया। अगर स्पेशली मैं इमाम उल हक की और शाहीन शाह अफरीदी की बात करना चाहूं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इमाम उल हक के हवाले से। इमाम उल हक जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पार्ट एंड पार्सल समझे जाते हैं, पिछले 8-10 साल से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद है। उनकी परफॉर्मेंसेज पाकिस्तान में बहुत अच्छी हैं। जो लोएस्ट अपोजिशंस हैं जिस तरह श्रीलंका में या बांग्लादेश में वो बहुत अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान और आयरलैंड में उनकी एवरेज 62 की है बैटिंग एवरेज, लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं तो उनकी एवरेज ड्रॉप होकर 19.84 पर पहुंच जाती है। सिर्फ इसी वजह से ड्रॉप नहीं किया गया इमाम उल हक को। इमाम उल हक को ड्रॉप करने की बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर एक, जो लास्ट टेस्ट मैच हमने खेला मेलबर्न में, वहां पर इमाम उल हक ने टीम मैनेजमेंट के जो प्लान्स थे उनके मुताबिक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं किए। जो टीम के प्लान्स थे वो डिफरेंट थे। इमाम कुछ डिफरेंट अप्रोच के साथ वहां पर खेलते हुए नजर आए। सेकेंडली, उनको ड्रॉप करने की एक और वजह यह भी बनी कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके ऊपर वो बिल्कुल पूरा नहीं उतर रहे। वो 200 गेंदें खेल के 50 रन बनाने वाले प्लेयर हैं और पहले टेस्ट मैच में भी हमने देखा कि जिस तरह की डिफेंसिव अप्रोच के साथ इमाम उल हक खेले उसका प्रेशर पाकिस्तान टीम में आया और बिलाखिर पाकिस्तान टीम हार गई। और सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं, बाज हल्के ये भी बात कर रहे हैं कि इमाम उल हक जो टीम मैनेजमेंट की खबरें थी, टीम के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये खबरें भी लीक कर रहे थे, इस वजह से उनको टीम से ड्रॉप किया गया। अगर साइम अयूब की बात की जाए तो साइम अयूब पाकिस्तान सुपर लीग में उभर कर सामने आए थे। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलते हुए उन्होंने बड़ी बेहतरीन और प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेस दी। कप्तान बाबर आजम उस वक्त के कप्तान के साथ उन्होंने ओपनिंग की। अभी भी वो पेशावर के कप्तान तो जरूर हैं लेकिन पाकिस्तान टीम की क़यादत उनके पास नहीं है। साइम अयूब के हवाले से हर शख्स के अलग जज्बात हैं, अलग खदशात भी हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा खदशा ये भी है कि टेस्ट क्रिकेट में शायद उनको बहुत ही अर्ली हमने मौका दे दिया है। अगर साइम अयूब को ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी के साथ खिलाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में साइम अयूब का खेलना और फिर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के खिलाफ उस तरह के इंटेंट के साथ खेलना जिस तरह के इंटेंट के लिए वो जाने जाते हैं, डेट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। और अगर चांसेस की बात की जाए तो मेरे मुताबिक उनके 10 से 20% चांसेस हैं कि साइम अयूब शायद परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहें। अगर बात की जाए शाहीन शाह अफरीदी की तो शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया गया। ये रेस्ट मेरे हिसाब से शायद अगर उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाता, वर्कलोड मैनेजमेंट को पहले टेस्ट में यूटिलाइज किया जाता, दूसरे टेस्ट में यूटिलाइज किया जाता तो शायद इसकी जरूरत ना पड़ती। शाहीन शाह अफरीदी ने साल में मेरे ख्याल सबसे ज्यादा टेस्ट में गेंदबाजी करवाई और आखिरी 2 मैचेस जो थे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की गेंदबाजी एक तरफ थी, लेकिन एक तरफ से शाहीन शाह अफरीदी से हम बॉलिंग करवाते रहे और बहुत ज्यादा बॉलिंग करवाई और अब उनको रेस्ट दी जा रही है। उनकी रेस्ट के पीछे कहानी यह भी है कि उन्होंने T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की क़यादत करनी है। न्यूजीलैंड के दौरे में 5 T20 इंटरनेशनल में वो टीम पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। इसके अलावा आगे जो आयरलैंड के साथ, नीदरलैंड के साथ, इंग्लैंड के साथ जो सीरीज है उसमें भी वो पाकिस्तान की क़यादत करेंगे और हो सकता है कि वर्ल्ड कप T20 के लिए भी पाकिस्तान की क़यादत उन्हीं के नाजुक कंधों पे हो। तो इस वजह से शायद उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट को ज्यादा देखा जा रहा है। लेकिन मेरा थोड़ा सा पॉइंट ये है कि आज शान मसूद ने भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि हमारे जो खिलाड़ी है उनका वर्कलोड मैनेज होना चाहिए। लेकिन जब खिलाड़ी थोड़ा सा फ्री होते हैं तो खिलाड़ी लीग्स क्यों खेलते हैं? खिलाड़ियों को अपनी वर्कलोड मैनेजमेंट का ख्याल खुद करना चाहिए। एशिया कप से और वर्ल्ड कप से पहले आपने देखा होगा कि तमाम तर खिलाड़ी, कोई विटलिटी ब्लास्ट खेल रहा था, कोई D100 खेल रहा था, कोई श्रीलंका प्रीमियर लीग खेल रहा था, तो कोई कहां पे अपनी जो है वो सलाहियतों के जौहर मनवाता रहा, लेकिन उसके बाद
एशिया कप की परफॉर्मेंसेज आपके सामने, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेज आपके सामने, तो ये बोर्ड सोच रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब खिलाड़ियों को भी सोचना चाहिए कि उनकी जो वर्कलोड है उसकी मैनेजमेंट उनको खुद भी करनी चाहिए। ये नहीं कि आप बस जहां से कोई अच्छी ऑफर आई तो आपके मुंह में पानी आ गया और वहीं पे चले गए। अगर बात की जाए इसके अलावा ज़का अशरफ और मोहम्मद रिजवान के हवाले से हमारा एक आपने देखा होगा, हमने एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी ज़का अशरफ और रिजवान के माबेन जो कन्वर्सेशन हुई थी, और हम अभी भी उस खबर में कायम हैं। कल प्रोग्राम में इसको डिस्कस नहीं कर सके। रिजवान और ज़का अशरफ के दरमियान जो गपशप हुई, ये जो टीम मैनेजमेंट है वहां पे उसकी मीटिंग हुई, टीम की मीटिंग हुई ज़का अशरफ के साथ। वहां पर रिजवान ने ज़का अशरफ को आड़े हाथों में लिया। प्लेयर पावर्स के भी बहुत सारे लोग नारे लगा रहे हैं कि प्लेयर पावर्स भी सामने आ गई, क्योंकि रिजवान ने ज़का अशरफ से मुकालमा करते हुए कहा कि कुर्सी आनी जानी चीज है, आज आप हैं कल कोई और होगा, ये कहना था रिजवान का। उसके बाद रिजवान ने कहा कि ऐसे काम करके जाएं कि कल आपको कोई याद करे, मतलब कि अच्छे काम किया करें कल ताकि आपको कोई याद करे। और फिर रिजवान ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उनके सामने उठाया कि हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमें मालूम होना चाहिए बीइंग अ प्लेयर कि क्या हम आपके वर्ल्ड कप के प्लान्स में हैं या नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी बात की, और इससे तो यही लगता है कि जो हमारे सीनियर प्रोज हैं इनको शायद ये भी खदशात हैं कि इनको वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा, या फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ और डिफरेंट प्लान हैं। दूसरी तरफ एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि फैब के बाद क्या ज़का अशरफ साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे। और फिर ये जब तमाम तल्ख व शीरी बातें चल रही थी तो ज़का अशरफ साहब ने बाबर आजम की तरफ मुतवज्जो हुए और उनको कहा कि बाबर आप बताएं, आप कुछ कहना चाहते हैं। तो बाबर ने कहा कि सब अच्छा चल रहा है, और ठीक है, बाबर ने ठीक कहा कि सब अच्छा चल रहा है, क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट्स में नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो बाबर ने यही कहना था। अगर बात की जाए पूरी कहानी की तो यही बताया जा रहा है, जो जराए बता रहे हैं कि तमाम तर जो सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने रिजवान को यह मौकफ दिया था, और रिजवान ने फिर चेयरमैन ज़का अशरफ को आड़े हाथों में लिया। इसके अलावा अगर बात की जाए इंडियन प्लेयर गौतम गंभीर की, फॉर्मर क्रिकेटर है, बड़े स्टाइलिश लेफ्ट हैंड ओपनर होते थे, उनका एक नया बयान सामने आ गया। गौतम गंभीर कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है ये इंडिया से नहीं जीत सकती। हालांकि हमने देखा है कि पाकिस्तान की बहुत सारी टीम्स जो कि कमजोर टीम्स थी उन्होंने इंडिया को बड़ी बेहतरीन तरीके से हराया। अभी अगर एशिया कप की या वर्ल्ड कप की बात की जाए तो पाकिस्तान की कंपैरेटिवली इंडिया से मजबूत टीम थी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हुए आ रही थी, लेकिन इंडिया ने हमें एशिया कप में भी हराया, उसके बाद वर्ल्ड कप में भी हराया। तो ये बात मुझे समझ नहीं आई कि इंडियन क्रिकेटर्स इस तरह की बात क्यों कर देते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा जो टीम है वो इंडिया के खिलाफ जीत नहीं सकती। इस तरह के कुछ बयान दिए हैं गौतम गंभीर ने, और मैं समझता हूं कि गौतम गंभीर जैसे स्टेचर के जो प्लेयर्स हैं उनको इस तरह के बयान देते हुए 1000 दफा सोचना चाहिए। खवातीन वज़ात इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर, इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे, लेकिन यहां पर हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, और फिर हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया जो सिडनी का टेस्ट मैच होगा उसके स्कॉट के हवाले से, और ये तमाम तर इशू डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब हमारे साथ शो में मौजूद है पाकिस्तान के वन ऑफ मोस्ट स्टाइलिश लेफ्ट बैटर, ओपनर बैटर, और मैं समझता हूं कि एक गिफ्टेड प्लेयर थे, और इनका कवर ड्राइव भी उस जमाने में मशहूर था। लेकिन वो क्या कहते होते हैं कि शायद सोशल मीडिया का जमाना नहीं था या उस तरह का जमाना नहीं था, और पाकिस्तान की जानिब से बड़ी क्वालिटी क्रिकेट खेली और सुपरस्टार्स के साथ क्रिकेट खेली। मैं बात कर रहा हूँ यासिर हमीद साहब की। यासिर भाई आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और यासिर भाई अगर आज बात की जाए ऑस्ट्रेलिया वर्सेज पाकिस्तान सिडनी टेस्ट के हवाले से, स्क्वाड आ चुका है, किस तरह की चेंजेस को देखते हैं और क्या पाकिस्तान को रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कामयाब होगा? देखिए, पाकिस्तान ने जो लास्ट टेस्ट मैच खेला है तो वो तो बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट खेला है। मेरे ख्याल से सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, और उसको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान विल बी मोर कॉन्फिडेंट, मोर पॉजिटिव आई गेस, और जो चेंजिंग की है पाकिस्तान ने वो भी एक पॉजिटिव जो है उसकी रिफ्लेक्शन वो टीम पे आएगी। और आई गेस शान मसूद इज लीडिंग द टीम वेरी वेल, और बल्ले से भी परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा अच्छा पॉजिटिव जो है वो इंटेंट शो कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान टीम को इस चीज की बहुत जरूरत है। यासिर भाई अब ऑस्ट्रेलिया में खुद भी खेले, साइम अयूब का डेब्यू किस तरह देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के खिलाफ उनका डेब्यू तो काफी ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है, और अगर वहां पे वो परफॉर्म कर गए तो फिर तो उनको रोकने के लिए मेरा ख्याल है कि फिर कोई भी तैयार नहीं होगा बॉलर। देखिए, साइम अयूब मैं समझता हूँ कि इज वन फॉर द फ्यूचर, और उनकी जब बैटिंग देखता हूँ मैं तो मुझे ये लगता है कि मैन ऑन द मिशन। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में अगर पाकिस्तान पहले खेलता है या नया बॉल, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा डेविएट होता है, और जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस और हेजलवुड,
तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर साइम अयूब, लेकिन अगेन एट द सेम टाइम अगर वो यहाँ पे रन्स कर लेते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट बूस्टिंग स्टार्ट फॉर हिम। मुझे लगता है कि वो जिस तरह की उनकी टेक्निक और जिस तरह वो खेलते हैं, स्टिल होके खेलते हैं, अगर वो थोड़ा सा बाहर के बॉल पे अपने काम करेंगे, अगर उसको छोड़ेंगे, जो ऑन दी अप वो मारते हैं, अगर वो नहीं मारेंगे, कट शॉट उनकी अच्छी है, पुल शॉट अच्छी है, ड्राइव अच्छी है जो स्लॉट में होती है, मेरे ख्याल से ये 2-3 उनके पास शॉट्स ऐसे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये इमाम उल हक का क्या प्रॉब्लम चल रहा है? वो पाकिस्तान में बहुत शानदार खेलते हैं, पाकिस्तान से बाहर जब जाते हैं तो उनकी एवरेज तक गिर जाती है और फिर बहुत ज़्यादा स्लो खेलते हैं। यासिर भाई, इतना स्लो मेरे ख्याल है पाकिस्तान के किसी भी ओपनर की तरफ से अगर देखा जाए ना, ओपनर हमारे कंपैरेटिवली टेस्ट क्रिकेट में भी बड़े फास्ट खेला करते थे। मुझे आपका ज़माना भी याद है, फिर उसके बाद सईद अनवर का ज़माना भी याद है कि हमारे ओपनर्स आके ऊपर से चढ़ाई करते थे, लेकिन इमाम उल हक स्लो भी खेल रहे हैं और ऊपर से सेना कंट्रीज में उनकी एवरेज भी बड़ी खराब है। देखिए, इमाम उल हक का मेरे ख्याल से उनके पास जो उनकी जो शॉट्स है वो स्टंप्स की बॉल को या विकेट हाइट की बॉल को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बॉल जहाँ पे ऊपर आता है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो जो हम लोगों की सबकी प्रॉब्लम है एशियन बैट्समैन की, लेकिन वो फिर उसके साथ साथ अपने शेल में आ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उसमें फिर ये होता है कि बॉलर की लाइन बन जाती है। अगर आप बॉलर की लाइन बनाएंगे तो फिर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं वो फिर आपको ज्यादा चांसेस नहीं देंगे, तो उसमें ये होता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव एग्रेशन शो करनी पड़ती है ऑस्ट्रेलियंस के अगेंस्ट स्पेशली, ताकि वो उनकी जो लाइन लेंथ है वो उसको आप चैलेंज कर सकें। तो मेरे ख्याल से इमाम का यही प्रॉब्लम रहा है कि वो थोड़ा से बहुत लंबा उन्होंने स्पेशली जो सेकंड टेस्ट था या आई गेस फर्स्ट टेस्ट था उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने बॉलिंग कंसीड की थी, जिसमें 100 बॉलों पे मेरे ख्याल से 20 रन किए थे। उससे ये होता है कि फिर टीम को भी नुकसान हो जाता है। उससे टीम को ये नुकसान होता है कि अगर आप उसी फ्रेम ऑफ माइंड में अगर आप विकेट दे देते हैं तो आने वाला बैटर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है। तो रन्स का यही फायदा है कि रन्स अगर होते रहे तो जो प्रेशर है वो रिलीज रहता है और साथ साथ आने वाले बैटर्स को भी एक पॉजिटिव मैसेज मिलता रहता है अंदर ड्रेसिंग रूम में। और वैसे जो आप बात बता रहे हैं ना यासिर भाई, खबरें भी यही आ रही हैं कि उनको शायद ड्रॉप भी इसी वजह से किया गया कि वो टीम के जो प्लेन्स थे, मैनेजमेंट के जो प्लेन्स थे, उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। शायद उनको तेज खेलने का कहा जा रहा था या क्या कहा जा रहा था? देखिए, वो तो शान मसूद की जो अपनी बैटिंग अगर आप देख लें तो उसी चीज को जाहिर करती है कि अगर कप्तान आपका इस तरह खेल रहा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से प्लान हुआ होगा कि यार हमने जो रन रेट है उसको थोड़ा सा ऊपर रखना है, क्योंकि इस चीज का पाकिस्तान को पास में बहुत नुकसान हुआ। बहुत ज्यादा टाइम हम ले लेते हैं, पूरा दिन खेल के 90 ओवरों में अगर 250 रन करेंगे तो हमने अपने 30 ओवर जाया किए। 60 ओवरों में 250 रन होने चाहिए आजकल की क्रिकेट में, और 30 ओवर बहुत बड़ा मैटर करते हैं। फिर आपके जो बॉलर्स हैं फिर उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता 20 खिलाड़ियों को आउट करने का। तो टेस्ट क्रिकेट में अब ये सारी चीजें कैलकुलेटेड हो गई हैं और मेरे ख्याल से दिस इज द राइट वे। अगर आप बॉल टू बॉल पॉजिटिव खेलें, अगर आप चौके की बॉल को भी रोकना शुरू कर देंगे तो वो फिर बॉलर जो है वो आपको किसी टाइम भी अच्छी बॉल कर सकता है। यासिर भाई, क्या आप समझते नहीं है कि अब खिलाड़ियों को खुद भी स्टेप अप करना होगा वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए? हम देखते हैं कि 1-2 महीने की विंडो अगर खाली होती है तो खिलाड़ी हमारे दुनिया की तमाम तर लीग्स खेल रहे होते हैं, तो वहां पे भी उनको अपने आप को मैनेज करना होगा। देखो, उसके लिए मेरे ख्याल से पीसीबी ने एक रूल बना लिया कि पीएसएल के अलावा सिर्फ एक जो है वो लीग खेल सकते हैं, या 2 है शायद, लेकिन 2 लीग्स और खेल सकते हैं। तो आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब देखिए वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप से पहले ये जो पांच मैचों की सीरीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और इसमें हमारे जो हारिस रऊफ और जमान खान को उन्होंने बिग बैश से वापस बुलाया, बिल्कुल सही किया है। क्योंकि फिर पाकिस्तान के लिए अभी हमने लास्ट वर्ल्ड कप में देखा है एक बॉलर भी नजर नहीं आ रहा था हमें, तो इतनी बॉलर्स की लाइन है लगी हुई है। एहसानुल्लाह है, इसके अलावा कितने बॉलर, हसनैन है, दानी है, सारे इंजर्ड थे, और इसके अलावा वो अरशद इकबाल है। तो बैटरी बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, लेकिन बात वही है कि इनको अगर अपॉर्चुनिटीज देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, तो इनको तारा जब लगेगा पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे तो फिर दोबारा एक कम बैक करते हैं। आमिर जमाल को हमने देखा है, वो उन्होंने T20 लाहौर में इंग्लैंड के अगेंस्ट या इंग्लैंड के अगेंस्ट आखिरी ओवर में 10 या 12 रन थे या 14 रन से 8 रन से मैच जीता था पाकिस्तान।
जी, लेकिन वो उस परफॉर्मेंस में उनके लिए एक फ्यूल था। जितने अरसे वो बाहर रहे तो डेफिनेटली वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में बंदा सोचता है, फिर सोचता है कि यार मैं दोबारा आऊंगा, कम बैक करूंगा पाकिस्तान के लिए। तो इसी तरह बाकी बॉलर्स को भी खिलाना चाहिए एवरी नाउ एंड देन। तो अगर आप 2 या 3 बॉलर्स पे आप वो कर लेंगे कि डिपेंड करेंगे, और फिर अगर उनमें से कोई अनफिट हो गया तो पीछे फिर आपके पास कोई बैकअप नहीं होता। ये हमने पहले भी देखा, ये एक बहुत बड़ा लेसन हमें इससे, मेरे ख्याल से डेफिनेटली हम इससे सीख के आगे चलेंगे, क्योंकि जितनी हमारे पास बैटरी है इसको सबको यूज करना है। अब मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी का जो इस मैच में रेस्ट है वो भी इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अब पाकिस्तान जो है इस चीज पे मेरे ख्याल से काम करना शुरू कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही। यासिर भाई, आप बड़े स्टाइलिश बल्लेबाज भी थे, टेक्निकली बड़े साउंड भी थे, एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान की आपने नुमाइंदगी की। हमारे एक बैटर हैं जो कि बैकबोन समझे जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, बाबर आजम। इससे पहले वो कप्तानी भी कर चुके, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म है, उनको बहुत सारे मशवरे भी दिए जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि बाबर का ये जो बैड पैच है ये कब तक चलेगा और किस तरह वो इससे निकल सकते हैं? देखिए, इनका ये बैड पैच उसी वक्त तक चलेगा जब तक ये एक चीज रियलाइज नहीं करेंगे कि बैटिंग में जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आपने एक माइंड बना के और आप अंदर जाते हैं और आप यही सोचते हैं कि यार मैंने विकेट पे रहना है, और उसका तरीका ये है कि आप अंदर की बॉल को खेलें और बाहर की बॉल को छोड़ें। जहां पे जैसे ही गियर चेंज होते हैं 30-35 पे बंदा फिर आउट हो जाता है। तो ये चीज फिर चलती रहती है, समझ नहीं आती। तो निकलता उस वक्त ही है बंदा जब इस चीज को रियलाइज कर लेता है कि यार मैंने विकेट पे खड़े रहना है, चाहे कोई बात नहीं, जितनी बॉलें मैं खेलता हूँ, जितना टाइम गुजारता हूँ। एक दफा वो जब बैरियर क्रॉस हो जाता है, 2-3 दफा इसी तरह की इनिंग्स खेलते हैं तो फिर फॉर्म आती है वापस। तो मेरे ख्याल से जितनी जल्दी वो इस चीज को रियलाइज करेंगे कि मैंने अंदर रहना और एक ही तरीके से खेलना है, लाइक इन स्विंग खेलना है, या बाहर के बॉल सर को मैंने सीधा रखना, ऑफ स्टंप के बाहर नहीं जाना मेरा सर, वहीं से बॉल अंदर आता है। जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आपको बॉलें भी अच्छी पड़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये यासिर भाई, ये क्यों होता है कि बंदा टेक्निकली स्ट्रांग भी होता है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे फ्लॉज होते हैं, जिस तरह वो क्लीन बोल्ड हो रहे हैं फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट और शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर पकड़े जा रहे हैं स्पिन के अगेंस्ट, तो ये क्यों हो जाता है कि एक टेक्निकली साउंड बैट्समैन भी पकड़ा जाता है? देखिए, ये सारा आपके दिमाग में होता है। आप जितना आप कितने साउंड है ऊपर, जितने आप साउंड होते हैं उतने ही आप क्या कहते हैं आउट ऑफ फॉर्म कम होते हैं। ठीक है, एरर आप उसी वक्त करते हैं जब आपका दिमाग एक जगह पे नहीं होता। आप बहुत सारी चीजें आपके दिमाग को में आप बाकी चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। गेम के अलावा आपका फोकस है वो इधर उधर होता है, और जब गेम की बारी आती है आप सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, और जब आप फॉर्म में होते हैं, जब गेम की बात आती है, सोच आती है, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स हो जाती है। लेकिन जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो जब आप गेम के बारे में सोचते हैं तो आप टेंस हो जाते हैं। तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं। ठीक। वो मुश्ताक भाई भी कह रहे हैं कि इनको रेस्ट दी जाए, शायद ये वापस कम बैक कर सकते हैं। आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि रेस्ट दी जाए तो शायद ये कम बैक कर लें? जी बिल्कुल, रेस्ट अगर लिखवा के ले लें कि यार मैं वापस जब आऊँ तो मुझे ड्रॉप नहीं करेंगे तो जरूर रेस्ट लें, क्योंकि अच्छा। पाकिस्तान में ये बड़ा चक्कर है, आप रेस्ट के लिए जाते हैं तो फिर रेस्ट इन पीस हो जाता है बंदा। तो ये चीज है कि अगर बिल्कुल वो हमारे टॉप प्लेयर हैं और अभी उनके पास बड़ा टाइम है, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो एसेट है बहुत बड़ा, तो उनको इसी तरह तरीके से यूज करना चाहिए। और जो आने वाले प्लेयर्स हैं वो भी, उनका भी हम ध्यान रखें कि वो अगर ठीक है बाबर आजम से नहीं हो रहा तो बाबर आजम आपके लिए 4 साल से परफॉर्म कर भी तो रहा है ना। अगर अभी उससे परफॉर्म नहीं हो रहा तो फिर इट मीन्स कि समवन एल्स हैज टू स्टेप अप और वो वहां पे अपना नाम बनाए, अपना मकाम बनाए। यही होता है इस पाकिस्तान की क्रिकेट। सर, आखिर में मैं यासिर हमीद साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये भी पूछना चाहूंगा कि हमने देखा था कि आज से 1 साल पहले यासिर हमीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जूनियर सिलेक्शन के मेंबर भी रहे, कुछ काम भी किया, लेकिन एकदम से मैनेजमेंट चेंज हो गई, बड़े लोगों से राब्ते हो रहे हैं, एक जगह पे 4 कोचेज हैं, एक जगह पे 10 बंदे अकोमोडेट किए जा रहे हैं। तो आपसे कोई राब्ता नहीं हुआ पीसीबी का? राब्ता तो हुआ है, अब राब्ते को बाज़ाब्ता कब करते हैं अब ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि पॉलिसीज में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जो है इसने इस मुल्क का ये हाल कर दिया है कि जो भी नया बंदा आता है पिछले को जो है वो बहा देता है पानी में, जो भी उनकी नेकियां होती है, जो भी होता है।
और मेरे ख्याल से एक कंटिन्यूटी चाहिए हमारे मुल्क के हर लेकिन डिपार्टमेंट यासिर भाई आपको फिर कंटिन्यू क्यों ना किया गया? आपने कुछ वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया था। चाहिए ना, होना चाहिए। अब ये नहीं मुझे पता कि क्यों नहीं किया। वो मिकी आर्थर आ गए थे ना, मिकी आर्थर आ गए थे, फिर वो चेंज हो गया, फिर मिकी आर्थर भी चले गए, अब ये लोग आ गए हैं। अब इनका मैं जो भी आता है, मैं ये मेरी यही दुआ है कि वो टिक के पाकिस्तान के लिए काम करे और कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करे। अभी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं हफीज, अल्लाह करे ये कोई परफॉर्मेंस शो करें और कुछ डिलीवर करें, क्योंकि जो आप कहते हैं अगर वो आप करते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है, फिर आपका नाम जो है हमेशा के लिए याद सुनहरे लफ्जों में लिखा जाता है। और यासिर भाई अगर पीसीबी ने राब्ता कर लिया तो यासिर हमीद पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए तैयार हैं? बेशक जी, जरूर तैयार हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क में ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं रहते, इसी मुल्क में हमारा है सब कुछ, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए हर वक्त तैयार है बॉस। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हमीद साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। खवातीन उज़ात हमारे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद, जो कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के हवाले से भी बात कर रहे थे। फिर कुछ हमने यासिर भाई से उनकी कमेटी के किस्से भी सुने। और खवातीन उज़ात, आखिर में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अलविदाई मैच से कबल वार्नर के हवाले से खबर यह आ रही है कि वार्नर की जो टेस्ट कैप थी वो भी चोरी हो गई। अब यहाँ तक मामला पहुंच चुके हैं कि वार्नर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने बाकायदा एक इमोशनल वीडियो जारी की है कि मेरा सिडनी में आखिरी टेस्ट मैच है, जिस भी भाई ने ये कैप चोरी की है आपसे एक गुजारिश है कि आप सिडनी टेस्ट मैच से पहले मतलब कल तक उनको कैप वापस करें। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक शख्स अपने बिल्कुल डेब्यू के करीब है, लेकिन वहां पे वो लूप होल्स भी बता रहे हैं कि जहां पे मेरी कैप चोरी हुई वहां पे सीसीटीवी कैमरास मौजूद नहीं थे। हमारी दुआ है कि डेविड वार्नर को ये कैप भी मिल जाए और पाकिस्तान जो है वो सिडनी का टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो सके। खवातीन उज़ात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह।